बच्चों अब जो है हम लोग बायट-सैबॉर्ट लॉ का थर्ड एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं और लास्ट भी है। ऐसे तो एप्लीकेशन और भी होता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली उसके तहत यह लास्ट एप्लीकेशन होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए एप्लीकेशन में क्या हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, यानी कौन सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप, मैंने दोनों लिख दिया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि लूप और कॉइल में क्या डिफरेंस होता है। लूप कहने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक ही हो, कॉइल कहने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर हम लूप के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं रिजल्ट, तो कॉइल के लिए भी कर सकते हैं। बस करना क्या होगा कि उस रिजल्ट में कैपिटल एन या स्मॉल एन जो भी आप ट्रीट करते हो नंबर ऑफ टर्न के लिए, उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो बच्चों देखो इसमें हमने ऑलरेडी पहले से पेज में बना रखा है। यह एक सर्कुलर लूप है बच्चों, एक सर्कुलर लूप है, यानी नंबर ऑफ टर्न अभी मैंने एक ही माना है। लास्ट में मैं रिजल्ट जब डिराइव कर लूँगा तो इनसे मल्टीप्लाई करके मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यह एक सर्कुलर लूप है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसके कारण जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। तो यह जो पॉइंट है यह बाहर के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट P है जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग का वही कंसेप्ट होगा, वही ट्रिक टेक्निक होगा कि सबसे पहले आप एक एलिमेंट्री पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद फिर उसको जोड़ दीजिए पूरे हिस्से के लिए, यानी पूरे सर्कल के लिए, है ना। जोड़ने के लिए वही कैलकुलस का पुराना खाटी मेथड, क्या, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना होगा। इसमें कुछ ज्योमेट्री का भी यूज होगा और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों में, सो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं बच्चों तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सर्कुलर लूप होता है ना। सर्कुलर लूप के सरकमफ्रेंस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन सेंटर से अभी उसी एक्सिस पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बट यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं याद कीजिए, आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो एलिमेंट्री पार्ट के कारण पहले यहाँ निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इसी लाइन के अलोंग हो जाता है। नीचे भी इसी के सिमेट्री में यहाँ लेते हैं तो इसके अलोंग हो जाता है। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे नहीं होता है। बात समझे, ऐसा क्यों नहीं होता है, तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए यह एक सर्कुलर लूप है और मेरे पास तो सर्कल है नहीं, अच्छा देखिए शायद इससे आप समझ सकें, तो नहीं इससे भी नहीं समझ पाओगे। इसके लिए मुझे एक ऐसे समझो ना, देखो एक सर्कल है ना, मैं एक बड़ा सा यहाँ सर्कल बनाता हूँ। देखो यह एक सर्कल है बच्चों, इसके छोटे से पार्ट, यह एक पार्ट है, P पॉइंट को यहाँ ट्रीट करना है, नजर आ रहा है यहाँ पर। तो इसके कारण जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है ना, तो ऐसे रखोगे, तो इसके कारण ये जो चार फिंगर है बच्चों, ऐसे रखोगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रखोगे तो ऐसे बाहर आएगा ये चारों उंगली, है ना। तो सोचो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा तो ये जो फिंगर है इस पॉइंट पे ऐसे मुड़ेगा और जो यहाँ से एक ऐसे लाइन आएगा उस पर नॉर्मल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो याद रखना है कि यहाँ पर ये जो एंगल है बच्चों ये 90 डिग्री है और यह जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। नीचे का यह एंगल भी 90 डिग्री, ऊपर का यह एंगल भी क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। ठीक है, यानी इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण, ये जो आपका एलिमेंट्री पार्ट है, इस फिगर को मैं पहले डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसका यूज है नहीं बच्चों, डिलीट हो जा। अब देखिए ये जो एलिमेंट्री पार्ट है यहां पर, ये एलिमेंट्री पार्ट है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा इस व्हाइट लाइन के अलोंग होगा बच्चों, और इसके जस्ट सिमेट्री में नीचे मैंने एलिमेंट्री पार्ट लिया, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इस लाइन के अलोंग हो जाएगा। देखिए दोनों के अलोंग, इसके कारण ये होगा
और इसके कारण ये होगा। कैसे? तो यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। यहाँ ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे रखूँगा तो ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। तो एक इसके कारण ये हो गया और इसके कारण ये हो गया। और दोनों जो है ये जो लाइन मिलाया गया है सर्कल से, इस पे नॉर्मल है, यानी ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो सपोज कीजिए कि अगर यह एंगल थीटा हो तो यह एंगल भी बच्चों क्या हो जाएगा? थीटा। और यह एंगल थीटा हो तो यह एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब कैसे और क्यों, इस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है बच्चों, ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, डॉटेड वर्टिकल लाइन, ये टोटल एंगल भी तो 90 डिग्री है ना। ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो सोचिए अगर यह एंगल थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो होगा बच्चों वह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आया? और देखिए ये जो एंगल है बच्चों, यह एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ऑब्वियसली जो एंगल बनेगा है ना, यह एंगल कितना बन जाएगा बच्चों? थीटा बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ थीटा लिखा। और बिल्कुल वैसे ही जब आप इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो चलोगे तो यह एंगल अगर थीटा होगा बच्चों तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा। कैसे? तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यह टोटल 90, तो यह बचेगा थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ इस ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को आपने समझा होगा। अगर नहीं समझा तो इस वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से समझने का कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि जब तक समझोगे नहीं ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। बात समझ गए? अब देखो पहले हम इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को dB के थ्रू दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट के कारण वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखाया है। ये जो dB है बच्चों यह वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस dB का एक इधर कंपोनेंट होगा बच्चों और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। हम जानते हैं कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस साइड का कंपोनेंट में cos थीटा लिखना होता है और अदर sin थीटा। तो यहाँ पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा उसे मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ। इधर का जो कंपोनेंट होगा यह हो जाएगा dB cos थीटा और इधर का जो कंपोनेंट होगा बच्चों यह हो जाएगा dB sin थीटा। बात समझ गए? वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा? फिर से समझ लो, यह dB है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर एंगल थीटा बना। कैसे बना फिर एक बार मैं समझाता हूँ, क्योंकि इसमें यही मेन समझना है और कुछ है नहीं। तो यह एंगल मैंने थीटा माना बच्चों, तो यह एंगल यहाँ से यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यह टोटल थीटा है, तो यह ऑब्वियसली क्या होगा? थीटा। ओके, अब देखिए ये भी dB है बच्चों, है ना। तो इस dB का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा dB cos थीटा और इसका एक कंपोनेंट इसी लाइन पे होगा dB sin थीटा। dB cos थीटा कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। और सोचिए जो सर्कुलर रिंग है, इस रिंग में ऐसा एलिमेंट्री पार्ट इनफाइनाइट होगा। जैसे यह रिंग अगर है तो यहाँ के अपोजिट यहाँ सिमेट्री में आएगा, तो इस दोनों का cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल करेगा। यहाँ के जस्ट अपोजिट में सिमेट्रिकली यहाँ आएगा, इस दोनों का cos थीटा वाला पार्ट कैंसिल कर देगा। इसी तरह से इस रिंग में इनफाइनाइट पार्ट आएंगे जिसका cos थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। कंसेप्ट समझ रहे हो? तो इसमें बताओ बचेगा क्या? तो dB sin थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस डेरिवेशन में क्या गलती करते हैं कि dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा को ऐड कर देते हैं और लिख देते हैं 2dB sin थीटा। और बहुत सारे स्टूडेंट दिखाए भी कि देखिए सर रिजल्ट आ भी गया, तो क्या वह सही है? नहीं, सही नहीं है। आपको करना क्या है कि सिंगल dB sin थीटा से चलना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। बात समझ गए? और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्री पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बच्चों उसे आप लिखोगे इस तरीके से। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल पार्ट इक्वल्स टू क्या होगा? तो यह हो जाएगा बच्चों dB sin थीटा। अब बताइए dB sin थीटा का जो वैल्यू है बच्चों बायोट-सेवर्ट लॉ से
क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे स्मॉल आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे dl, ठीक है, और फिर देखिए क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री, है ना, यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है तो मैं क्या करूँ, नीचे लिख दूँ, नीचे ही लिख देते हैं, साइन थीटा आ रहा है, और मुझे हंसी भी आ रहा है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, इसमें ध्यान से समझिएगा। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले dB का वैल्यू लिखते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज एप्लीकेशन है, यूज है, तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और एलिमेंट्री पार्ट से टेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल आर, और क्या होता है बच्चों, dl साइन थीटा, है ना, इतना होता है, और ऑलरेडी मैंने कंपोनेंट के कारण साइन थीटा लिख रखा है। तो आप ही खुद सोचो कि यहाँ जो साइन थीटा और यहाँ का साइन थीटा क्या सेम है, नहीं, सेम नहीं है, अलग अलग है। अब देखिए यहाँ कैसे, यहाँ पर जो थीटा बन रहा है बच्चों वह 90 डिग्री, यानी ये जो आपका लिखा गया है ना थीटा, ये जो थीटा लिखा गया है, कलर थोड़ा चेंज मैं कर लूँ, ये जो थीटा लिखा गया है बच्चों ये 90 डिग्री होगा, कैसे, तो यहाँ समझिएगा, ये सर्कुलर रिंग है बच्चों, ठीक है, और इस तरह से यह लाइन है, इस लाइन को आप देख रहे हैं ऐसे है ना, तो अब बताइए ये जो मार्कर है, पेन है, यहाँ पर इस पार्ट पे, यहाँ एलिमेंट्री छोटा सा हिस्सा लेंगे इस पार्ट पे, तो वो इस पार्ट के द्वारा इसके साथ जो बनाया गया एंगल है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो इसलिए यहाँ जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, इधर वाला बायोट-सैवर्ट लॉ में जो यूज होता है। तो देखिए हमारा रिजल्ट जो है बच्चों वह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। बात समझ रहे हो, ये रिजल्ट होगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। फिगर का ज्योमेट्री देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, दैट इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह वैल्यू लिखा जाएगा, है ना, लेकिन समय आने पर, अभी जो है कुछ इधर मैं लिखता हूँ, है ना, इसके बाद मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू ए स्मॉल पार्ट, है ना, अगर इसी पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया जाए बच्चों, क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, और साइन थीटा का वैल्यू इस फिगर के ज्योमेट्री के आधार पर लिख दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम dB, है ना, डैश कर देते हैं क्योंकि dB यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, तो dB डैश इक्वल्स टू, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो, इसमें भी कंफ्यूजन अगर हो रहा हो किसी को तो डायरेक्ट आप ऐसे कर दो, देखो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच, यानी जो आपका dB साइन थीटा था इसी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो वह टोटल मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट पॉइंट P पे मिल जाएगा। और dB का जो वैल्यू है बच्चों उसे आप देखो क्या है, तो यहाँ से मैं लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, देखिए dB के वैल्यू को यहाँ आप रख दीजिए, जो आया है ना यहाँ पे टर्म dB साइन थीटा इक्वल्स टू, और dB वाला टर्म इतना है, साइन थीटा वाला इधर है, तो इस टर्म को यहाँ रखिए, तो देखिए क्या मिलेगा, B इक्वल्स टू dB का वैल्यू हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बात समझ गए। अब सारे वैल्यू को रखना है, साइन थीटा का वैल्यू कैसे आप रखोगे, तो यहाँ से देखो इस ट्रायंगल में बच्चों, है ना, साइन थीटा क्या मिलेगा, देखिएगा साइन थीटा होता है बच्चों P अपॉन H, इन दिस ट्रायंगल कैपिटल R इज P एंड H दैट मीन्स R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर,
विच वैल्यू इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रखा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या मिल रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस स्मॉल आर है, देखिए आर स्क्वायर नहीं होगा, स्मॉल आर होगा ना। थोड़ा साइज बढ़ाना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ रखा जाए, साइन थीटा क्या होगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो देखिए तो यहाँ आर स्क्वायर है स्मॉल, यहाँ स्मॉल आर है, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं और इस रिजल्ट को याद रखना है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। नेक्स्ट पेज देखिए, b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। यहाँ क्या आया था बच्चों, आर क्यूब, और यहाँ कैपिटल आर आया था। फिर से एक बार प्रीवियस पेज में जाते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका लाइफ का सवाल है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर, नीचे आर क्यूब, सही है। अब यहाँ देखो ये जो रिजल्ट आया बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल टर्म है उसको इंटीग्रेशन साइड के इनसाइड रखेंगे, इंटीग्रेशन का जो साइन है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखा जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर स्मॉल आर क्यूब और dl। अब देखिए जो आर क्यूब है बच्चों, इसका रिजल्ट आर का वैल्यू क्या होगा, तो फिर से एक बार प्रीवियस पेज में चला जाए और यहाँ देखिए ये आर स्क्वायर का वैल्यू था बच्चों, कलर मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, तो यहाँ से बताइए आर का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ, होगा या नहीं होगा, होगा। तो इस वैल्यू को वहाँ रख दिया जाए, तो देखिए क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, इसका वैल्यू क्या आया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ, और ओवरऑल पावर जो है बच्चों वह 3 है, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dl। बात समझ गए। अब देखिए क्या हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ तो 3/2 हो जाएगा। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो याद करो dl एक सर्कुलर लूप का सरकमफ्रेंस के छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उस छोटे से हिस्से को इंटीग्रेट करेंगे, सपोज करो ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें छोटा सा एक हिस्सा dl है, इंटीग्रेट करोगे जोड़ोगे तो टोटल हिस्सा मिलेगा, और वह टोटल हिस्सा का नाम क्या बताया जाता है, सरकमफ्रेंस। क्या बताया जाता है, सरकमफ्रेंस, या परिधि हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, है ना, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल भी कर देते हैं, मैं नहीं करता हूँ। क्यों, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का डायरेक्ट वैल्यू 10⁻⁷ न्यूमेरिकल में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका आ गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पर नहीं, सेंटर से अवे एक्सिस पर, है ना, वह एक्सिस भी उसी सेंटर से पास कर रहा है, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं क्वाइल के केस में बच्चों, अगर क्वाइल होगा, लूप नहीं, क्या हो, क्वाइल, तो हम जानते हैं कि क्वाइल के केस में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसी रिजल्ट को आप इस ढंग से भी लिख सकते हो, क्या,
तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा। अब यह रिजल्ट सही है या गलत है इसका चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर या वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। बात समझ रहे हो? तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसको मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट में हम लोग चेक कर लेंगे। ये रिजल्ट आया, ये ध्यान रहे, ये कॉइल के कारण, और ये जो रिजल्ट है बच्चों ये लूप के लिए है। क्यों? क्योंकि लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितना होता है? 1। इसमें मैं बस किया क्या, तो जो ये रिजल्ट था वहाँ n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन आई एक साथ रख दिया और इस साइड 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा कंसेप्ट को चेक करना है कि ये सही है कि गलत। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट में थोड़ा सा फिगर का यूज होगा, ध्यान से समझना। देखो अब सोचो ये जो डेरिवेशन है ये सेंटर से अवे है, मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर मैंने b निकाला तो इतना मिला, ये रिजल्ट मिला है, आप समझ रहे हो। तो देखो ये जो डिस्टेंस था बच्चों x था, इन सोचो अगर इस टेस्ट पॉइंट P को पकड़ के सेंटर पे लाएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो x का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो वह टेस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा सेंटर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हो ना? सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो सोचो इस रिजल्ट में अगर मैं x का वैल्यू 0 कर दूं तो वही रिजल्ट आना चाहिए जो सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप के सेंटर पर आया था, जो पिछला वीडियो था, है ना। तो देखिए b इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, एन आई रहने दो 2 पाई आर स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा x तो मर जाएगा बेचारा, 0 हो गया, तो आर स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में आपका बचेगा r क्यूब, यह कैंसिल होगा r टाइम्स। तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट, इसे भी कैंसिल कर दिया जाए, है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब आप ही बताओ और सोचो ये जो रिजल्ट आया है पिछले लेक्चर में ये आया था या नहीं आया था? आया था, यानी सेंटर पर इतना ही होगा। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर इस रिजल्ट को आप याद रखते हो और यह रिजल्ट याद ना भी रहे तो आप बता दोगे कि क्या होगा सेंटर पर। सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंस पर बता सकते हो कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ रहे हो? तो आप ही बताओ सेंटर से कितना दूर जाया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। सेंटर से, ये सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप के सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वह डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट के आधार पे आप रफली तो ये बात जरूर बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है B वह x से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड जो B है बच्चों वह x से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी x का वैल्यू बढ़ाने से, यानी डिस्टेंस सेंटर से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा टेस्ट पॉइंट का, वैसे वैसे उस सर्कुलर कॉइल या लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो सोचो कहां पर जाकर डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर का वैल्यू इनफाइनाइट करना होगा और उसके लिए x का वैल्यू क्या अप्रोच कराना होगा? x के वैल्यू को इनफाइनाइट, यानी जब इनफाइनाइट पे टेस्ट पॉइंट को हम रखेंगे इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। तो जब इसका ग्राफिकल कंसेप्ट हम लोग देखेंगे तो दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का 0 कहां पर? तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए हम लोग लाइन को क्या करते हैं बच्चों? पैरेलल कर देते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट वही कुछ मिलने वाला है, अगले पेज में चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और इस ढंग से आप डेरिवेशन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा 12 में जो बोर्ड का एग्जाम है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में ग्राफिकल कंसेप्ट ही है। देखिए ग्राफिकल कंसेप्ट में क्या है, जैसे सर्कुलर लूप था बच्चों, तो सर्कुलर लूप से जैसे मैं एक सर्कुलर लूप यहां बनाता हूं। देखिए
ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब इस सर्कुलर लूप से बच्चों अगर एक इधर लाइन और एक इधर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो देखिए सेंटर से जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, है ना, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बच्चों? जहां x का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू 0 कहाँ होगा बच्चों? सेंटर पर। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको पिछले पेज में ही समझाया कि b जो है बच्चों वह x से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और a जो डिस्टेंस होता है इस लाइन के लॉन्ग वह x होता है। तो x का वैल्यू सेंटर पर 0 होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। इससे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो देखिए ग्राफ ऐसे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये जैसे जैसे आगे जा रहा है बच्चों वह डिक्रीज करते जा रहा है, लेकिन इस लाइन को इस लाइन से टच नहीं करा, यानी टच कहाँ करेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए पैरेलल हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहाँ टच करता है बच्चों? इन्फानाइट पे, इन्फिनिटी पर। तो इसलिए यहाँ पे जो दिखाया गया वह पैरेलल करके छोड़ दिया गया है, ठीक है। इस कॉइल के बैक साइड भी कुछ ऐसा ही ग्राफ मिलेगा ना, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि इस साइड अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा तो इस पॉइंट पे इधर ही होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में तो वैसा ही होगा, है ना। तो इसलिए ग्राफ जब लोग बनाते हैं तो दोनों साइड ऐसे दिखा देते हैं, इधर और इधर दोनों साइड। बात समझ गए? अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है -r/2, है ना, और यह है सेंटर, यहां लिखा हुआ है +r/2। इसको समझना है। ये जो ग्राफिकल कंसेप्ट है यह बायोट और सैबॉट ने दिया जरूर, बायोट सैबॉट लॉ, लेकिन ग्राफिकल कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किसी और ने किया जिसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंट समझना है। जैसे पहला पॉइंट है साइमेट्रिकल अबाउट सेंटर ऑफ क्वाइल। अभी अभी मैंने आपको समझाया सेंटर ऑफ क्वाइल के अबाउट साइमेट्रिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस तरह से इधर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है उसी तरह से इधर भी मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा। और वेरिएशन क्या, तो आप याद ही रखना, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, सबसे ज्यादा सेंटर पर होता है। अगला पॉइंट देखना है, ये मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। अगला पॉइंट इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, यहाँ पे सी के जगह बहुत लोग एक्स भी लिख देता है, तो ये स्पेलिंग में आप मिस्टेक नहीं करना या कमेंट नहीं कर देना कि आपका स्पेलिंग गलत है, ऐसा नहीं। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग में अलग अलग एसेंट पे डिपेंड करता है, आपको पता ही होगा। जैसे सेंटर का स्पेलिंग में बहुत लोग RE लिखते हैं, कुछ लोग ER लिखते हैं। कलर के स्पेलिंग में LOUR भी लिखते हैं, बहुत लोग नहीं भी लिखते, केवल LOR लिखते हैं। कंप्यूटर में टाइप करोगे तो LOR वाला जो है कलर का वो सही बताता है, तो अमेरिकन एसेंट है तो सही बताता है, उसमें हम लोग को नहीं फंसना है, हम लोग मेन साइंस को समझेंगे। देखो यहाँ तो यहाँ पे जो पॉइंट है, MN पॉइंट है इस ग्राफ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये जो पॉइंट होता है यह पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर चेंज भी बता रहा है। यहाँ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं, तो जहां पर कॉन्केविटी चेंज होता है। कॉन्केविटी दो टाइप का होता है बच्चों, ग्राफ में कॉन्केविटी दो टाइप का होता है। जैसे देखिए एक ऐसा ग्राफ मिला, एक ऐसा ग्राफ मिला, तो ये जो ग्राफ है यह अपवर्ड कॉन्केविटी को बताता है, कॉन्केविटी को बताता है। और ये जो है डाउनवर्ड कॉन्केविटी को बताता है। बात समझ रहे हो? तो जिस पॉइंट पे ग्राफ का कॉन्केविटी चेंज होता है, कॉन्केविटी को ही बहुत लोग कर्वेचर भी बोलता है। बात समझ गए? यानी मुड़ाव, जी ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ, दाएं के तरफ, बाएं के तरफ, उस मुड़ाव को बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पे ग्राफ का कॉन्केविटी या कर्वेचर चेंज होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मैथमेटिक्स में और भी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डिफरेंशिएशन, ये सब का यूज करके मैक्सिमा मिनिमा क्या क्या बहुत सारा चीज़ आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन उतना मैं डिटेल में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊंगा। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिजिक्स को ही समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो MN पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला जाता है मैथमेटिक्स का यूज करके तो उसका पॉइंट मिलता है, उसका डिस्टेंस जो सेंटर से मिलता है बच्चों वह इस साइड r/2 और इधर निगेटिव होगा तो -r/2 मिलता है। यानी इस कर्व का जो नेचर है बच्चों या कॉन्केविटी है इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे देखो यहाँ पर कॉन्केविटी जो है बच्चों, यहाँ पर देखो इस तरह से है, अरे देखो
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्केविटी जो देखिए ऐसे है, कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे, और यहाँ से कॉन्केविटी ऐसे हो जा रही है, यानी नीचे की तरफ, यानी ये जो कॉन्केविटी है बच्चों ये डाउन और ये क्या है अप। तो इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोला गया है, इस पॉइंट को बोला गया है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, इससे घबराना नहीं है। लेकिन इसका यूज करके क्या बनाया जाता है, तो इसका यूज करके एक अरेंजमेंट कॉइल का किया जाता है, जो साइंटिस्ट नेम पर है, जो आप देखिए अगले पेज में, देखिए मैंने क्या लिखा है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स अरेंजमेंट। एक जर्मन फिजिकिस्ट का नाम है, उन्होंने यूनिफॉर्म शॉर्ट रेंज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए 2 कॉइल लिया और दोनों कॉइल में इन नंबर ऑफ टर्न्स आई इलेक्ट्रिक करंट एंड आर रेडियस सेम लिया, यानी 2 कॉइल लेना है आपको, सर्कुलर कॉइल, दोनों कॉइल या लूप क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होना चाहिए, करंट का वैल्यू सेम होना चाहिए, रेडियस सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स सेम होना चाहिए। अगर आप लूप लेते हो तो एक ही दोनों में लो, बात समझ गए। और इस कॉइल को क्या करना है सो समझिए, ये एक पॉइंट कंसीडर कर लो, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इस साइड इस कॉइल के सेंटर को प्लेस कर दो, और इसी सेंटर से इधर +r/2, इधर +r/2, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर आप दूसरे कॉइल के सेंटर को प्लेस कर दो, और इस तरह से अरेंज करो कि दोनों कॉइल जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, और दोनों में करंट मान लेते हैं, यहाँ पे अगर आप आई रखकर ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में करंट का डायरेक्शन भी सेम रखना बच्चों। जैसे ये देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी करंट का डायरेक्शन आप क्या दिखाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। इन दैट केस इसके बीच में जो बी मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बच्चों, वह कांस्टेंट रहता है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि अगर सर्कुलर कॉइल होगा तो सेंटर पर सबसे ज्यादा होगा μ0Ni/2r, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करते जाएगा और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्कुलर कॉइल के द्वारा हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेन करना हो तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स अरेंजमेंट हम लोग यूज करते हैं, 2 कॉइल लेते हैं, आइडेंटिकल कॉइल लेते हैं, करंट का डायरेक्शन सेम रखते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, नंबर ऑफ टर्न सेम रखते हैं, और तब दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है बच्चों वह कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से यह लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इसमें मैंने सर्कुलर कॉइल के रिगार्डिंग जितना भी कंसेप्ट था सारा चीज़ देने का प्रयास किया, और न्यूमेरिकल अभी नहीं मैं कराया हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि न्यूमेरिकल का अलग, जैसे पिछला लेक्चर देखिए उसमें मैंने खासकर इजी न्यूमेरिकल को ही बताया, जितना एराइज हो सकता था न्यूमेरिकल उतना कंसेप्ट पर उतना ही मैं आपको बताया। अब धीरे धीरे हम लोग का कंसेप्ट बढ़ते जा रहा है मैग्नेटिज्म में, तो न्यूमेरिकल का लेवल भी बढ़ते जाएगा। और याद रखना, मैं बोर्ड से लेकर IIT एडवांस तक का न्यूमेरिकल आपको करा कर दिखाऊंगा। बस मेरे चैनल पे आप बने रहिए, और ज़्यादा मैं यूट्यूबर की तरह क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ बोलने आता नहीं है, बस आप पढ़ो अच्छे से और सपोर्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद।